नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और कल हमने लूसेंट का नोट्स देखा था। आज जो है, आज स्पेक्ट्रम का देखेंगे। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत के इतिहास की ये किताब लगभग 1000 पन्नों की। और आज जो है दिन है 31वां। तो 31वें दिन हम लोग 31वें चैप्टर देख सकते हैं। ये सारे समरीज़ हैं, चैप्टर के नाम और साइड में पेज नंबर। तो ये पूरा का पूरा बड़ा सा नोट्स बन गया है और एक एक करके कितने आसानी से बच्चों की तरह हमने इसको पढ़ लिया। लोग कहते हैं कि हार्ड है पढ़ना, लेकिन कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, अभी जो आपके सामने है ये है डे 31, ठीक है, अध्याय 31, यानी 31 अध्याय। एक दिन में मैं एक अध्याय ख़त्म करता हूँ। 31वां दिन है कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन 1857 से 1947, जी हाँ। तो ये पूरा का पूरा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और ये स्पेक्ट्रम की किताब में दिखा दूँ मैं, ये कहाँ पे है। अध्याय 31। तो ये देखिए, अध्याय 32 मैंने फिर से मोड़ के रखा है अगले दिन के लिए। ये अध्याय 31 है, कृषक आंदोलन 1857 से 1947। इतना हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और इसमें फिर ये लगभग 573 से 587, 14 पेज में ये चैप्टर है। चलिए देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप लोग पढ़ते हों तो एक बार किताब को भी ध्यान से पढ़िए, बोल के पढ़िए। और एक और चीज़, केवल पढ़िए नहीं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। याद वाद नहीं रहता है इतिहास, इतिहास को समझा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर चीज़ को समझने पर जोर देता हूँ। क्योंकि जितने लोग, आप लोग सोच के देखिए, बड़ा बड़ा सिलेबस रहता है, तो इतने लोग क्या सब कुछ याद करना संभव है? जी नहीं। कुछ चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही समझ के पढ़ेंगे। और वीडियो से पहले अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं। ये ख़त्म होते ही फिर हम लोग मध्यकालीन और प्राचीन भी पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। इसको मैंने कई भागों में चैप्टर को विभाजित कर दिया है ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला देखिए, उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था। उपनिवेशवाद मतलब ब्रिटिश। उपनिवेशी किनको कहा जाता था? ब्रिटिश को कहा जाता था। और केवल ब्रिटिश को ही नहीं, मतलब जो भी हमारे देश का नहीं है वो सभी उपनिवेश हैं। उपनिवेश मतलब बाहर से आकर उन्होंने निवेश किया है। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद दूसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे 1857 के पश्चात किसान आंदोलन। 1857 के पश्चात किसान आंदोलन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी में कृषक आंदोलन। जी हाँ, ये 1857 से शुरू हुआ, 1900 के बाद 20वीं शताब्दी आ गया, तो 20वीं शताब्दी में कृषक आंदोलन। उसके बाद 20वीं शताब्दी में के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 1930 से 40 के बीच में जो कृषक आंदोलन हुए। उसके बाद प्रांतों में कुछ किसानी गतिविधियाँ थी, उसको ही पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ और आंदोलन हुए, कुछ परिवर्तन आए, तो उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे किसान आंदोलन की उपलब्धियाँ। किसान आंदोलन जो है सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो किसान आंदोलन दिमाग में आते ही क्या आता है? किसानों का शोषण। किसान क्यों आंदोलन करेंगे भाई? दिमाग जरा लगाइए, किसान क्यों आंदोलन करेंगे? तो किसान आंदोलन करेंगे जब उनका शोषण हो रहा होगा, जब उन्हें उच्च ब्याज दरों पर जब उन्हें ऊंची दरों पर जो है कर देना, टैक्स देना पड़ता होगा, है ना। उनकी ज़मीन हड़पी जाती होगी। तो कुल मिला के जहाँ भी आप किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जहाँ पढ़िए वहाँ पर ये कुछ कारण मैं आपको बता दूं, ये एकदम गुरु मंत्र है कि होता ही है, ये निश्चित है। ये कारण क्या? तो उनकी भूमि हड़पी जाती है, या तो उन पर उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, अनाज का हिस्सा ज़्यादा लिया जाता है ना। किसान शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ये सारे जो है कॉमन कारण होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब समझिए इसको कैसी थी। तो उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के कुछ कारण देखिए, क्या कारण थे। हम इसमें जो है स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन किया गया है, हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसके मेन टॉपिक्स को निकाल के इसमें से यहाँ रख दिया। अब देखिए, अब अगर मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो इस पर आप कम से कम 2 या 3 पेज लिख सकते हैं,
कभी अगर प्रश्न आ जाए इन सारे टॉपिक से मेंस में तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ। जी हाँ, पहला क्या है उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ। ये उपनिवेशवादी जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो पहले से ही जो है उनके खुद के पक्ष में थी और किसानों के विपक्ष में थी, क्योंकि उन्हें किसी तरह से फ़ायदा चाहिए था। तो वो लोग क्या करते थे, कभी कभी जमींदारों से कहते थे तुम कर उसल के दो, कभी कभी जो है खुद ही राजस्व जो है बढ़ा देते थे। तो उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी कुल मिला के वह किसानों के विरोध में थी। उनकी आर्थिक नीतियाँ किसानों के विरोध में थी। और स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि उनकी आर्थिक नीतियाँ हमेशा से ही किसानों के विरोध में थी। किसान जो है उससे हमेशा तंग रहते थे और राजस्व ऊंची कर नहीं भर पाते थे, तो शोषणकारी नीति थी। दूसरा, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव। अब देखिए भारतीय हस्तशिल्प, पहले क्या होता था कि भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, भारत में चीज़ें बनाई जाती थी हाथों से या फिर करघा में बुना जाता था उसको कपड़े को। तो ये सब चीज़ें ब्रिटेन से आने लगी। ये सब चीज़ें मशीनों का इन्होंने जो है उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर था। तो मशीनों के थ्रू ये लोग क्या करते थे, कपड़े ला ला के भारत में बेचते थे। तो ये इससे क्या हुआ, जो भारतीय हस्तशिल्प थे उनका विनाश हो गया, उनका पतन हो गया। और इससे क्या हुआ कि अब मैक्सिमम लोग किस पर निर्भर हो गए, कृषि पर निर्भर हो गए कि खेती करो खाओ, कम से कम बिजनेस तो चला नहीं। उसके बाद नई भू राजस्व व्यवस्था। नई भू राजस्व व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ऐसे करते करते बहुत सारे आए। ये सब किसानों के विरोध में थे। ये सब में जो है ऊंची कर लिए जाते थे, बड़ा हिस्सा ले लिया जाता था, नहीं देने पर उनको उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, है ना। ये सारे जो है हमेशा अत्याचार उन पर होते थे। और उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था। अब ये प्रशासन जो है पुलिस, इन्होंने जमींदार को ही बना दिया था। और न्यायिक व्यवस्था एकदम ठप थी। न्याय तो इनको समय से मिलता नहीं था, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में जो न्याय के मूर्ति प्रतिमूर्ति जो खड़े थे, जज वगैरह न्यायमूर्ति जो भी थे, ये सब जो है ब्रिटिश हुआ करते थे। तो ये कभी भी जो है प्रशासन के खिलाफ कोई अगर अपना जो है अपनी समस्या लेकर आया तो उसको सुनते नहीं थे। न्यायिक व्यवस्था एकदम जो थी केवल ब्रिटिशों के लिए थी, ठीक। किसानों के लिए, भारतीयों के लिए न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल ही ठप थी और प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर थी, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत जो पुलिस व्यवस्था थी वो उसमें कौन थे, खुद जमींदार थे। तो ये सब जो है इस सब का कंप्लेन करने के लिए ये लोग कहाँ जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग करते या न्यायिक व्यवस्था का उपयोग करते, लेकिन दोनों ही क्या थे, उनके लिए नहीं थे। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से भारतीय कृषि जो है गरीब निर्धनता की ओर गई। तो ये कारण समझ गए, उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव, नई भू राजस्व व्यवस्था, उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था। अब देखिए आगे कुछ पहले के कृषक आंदोलन के बारे में जानते हैं। ये सब हम लोग उपनिवेशवाद के अधीन पढ़ रहे हैं। नील आंदोलन। अब ये नील आंदोलन, ये बिहार वाला नील आंदोलन नहीं है। बिहार वाला तो 1917 के आसपास हुआ था। ये बिहार वाला नील आंदोलन नहीं है। नील आंदोलन पहले से भी होता आया है। बिहार में न राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को लेके आए, लेकिन उससे पहले भी नील आंदोलन होते रहे हैं। तो नील आंदोलन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, किसानों का पहला जुझारू तथा संगठित विद्रोह। याद रखिएगा, यह किसानों का पहला संगठित विद्रोह था, जुझारू विद्रोह था, जिसमें लंबे समय तक किसान आंदोलन करते रहे संगठित होकर। उसके बाद किसानों को स्वयं के लाभकारी हित के लिए नील की खेती पर बाध्य किया जाता था। ये जो ब्रिटिश वो खुद के फायदे के लिए किसानों को क्या करते थे, खेती पर बाध्य करते थे। ये मैंने लिखा है झूठा करारनामा। उनसे क्या करते थे, पेपर पर एक करारनामा करवा लेते थे कि आपको किसी भी हालत में नील की इतनी खेती करनी है। तो करारनामा करवा के उसी के आधार पर, अब करार तो आपने कर लिया, आपको खेती करनी है, तो ये ठप्पा उप्पा मरवा के जो है अंगूठे का निशान मरवा के झूठा करारनामा करवा के किसानों को खुद के फायदे के लिए उपयोग करते थे नील की खेती में। जबकि नील क्या था, नील की वजह से भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती थी, उनकी जड़ें इतनी लंबी रहती थी कि फिर से जो है उस पर खेती हो नहीं पाती थी। जबकि बंगाल वाले क्षेत्र में खासकर वहाँ काफ़ी चावल उस भूमि पर उगाए जा सकते थे, लेकिन फिर भी नील की खेती करवाई जाती थी। किसानों पर अत्याचार कर नील की खेती कराया गया।
उसके बाद देखिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक जगह है कालारोवा, कालारोवा बंगाल में है, कि डिप्टी कलेक्टर थे, उनके एक आदेश के फलस्वरूप जो है, जिसमें किसानों की मनचाहे उत्पादन वाले फसल के बारे में जानना था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कालारोवा एक जगह था, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया कि भाई किसान हमें लिखित में बताएं कि उनको क्या उत्पादन करना है, अपनी मनचाहे उत्पादन के बारे में बताइए। अब किसानों को एक क्लू मिल गया, किसानों को एक सहारा मिल गया कि चलिए कम से कम कलेक्टर पूछ तो रहे हैं। यहाँ से किसानों ने क्या किया, अर्जियाँ देना, एप्लीकेशन देना शुरू कर दिया। किसानों की अर्जियों पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दिखाई गई, क्योंकि अर्जी कहाँ थी, अर्जी नील की खेती रोकने के लिए थी। तो जिस नील की खेती ब्रिटिश करवाना चाहते हैं, उस नील की खेती को रोका जाएगा तो उस पर सरकार कैसे एक्शन लेगी। तो किसानों की अर्जियां आईं, लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। नहीं होने से क्या हुआ, एक दो व्यक्ति थे, एक थे दिगंबर विश्वास और एक थे विष्णु विश्वास। अब देखिए दोनों तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ, बंगाल के नदिया जिलों में किसानों ने विद्रोह कर दिया। बंगाल के नदिया जिलों में किसान ने विद्रोह कर दिया। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। आसपास के किसानों को भी प्रेरणा मिली इससे, वो भी आंदोलन करने लगे। बंगाल के कई बुद्धिजीवियों की इसमें भूमिका रही, कई बुद्धिजीवी बड़े बड़े नेता यहाँ आए। कौन कौन आए जरा देखते हैं भाई, महारथी लोग। देखिए समाचार पत्र, लेख, जनसभाओं का सहारा लिया गया। हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र जो है हिंदू पैट्रियट ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया। देखिए कैसे कैसे लोग जो हैं आ रहे हैं मदद के लिए। अब सरकार को बाध्य होना पड़ा, सरकार ने देखा कि आंदोलन एक उग्र रूप धारण कर रहा है, तो सरकार ने क्या किया, नील आयोग गठित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इस नील आयोग ने जो है सही निर्णय लिया था। इसने कहा कि ये नील की खेती पर आप उस पर किसानों पर दबाव नहीं डाल सकते, यह गलत है, अन्यायपूर्ण है। तो नील की खेती पर दबाव नहीं डालने का सरकार का आश्वासन मिल गया। 1860 तक जो है नील कारखाने बंद हो गए, नील की खेती नहीं होने लगी, उनको नील नहीं मिलता था, तो नील कारखाने क्या हो गए, बंद हो गए, तथा विवाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए कैसे कहानी की तरह अगर आपने समझ लिया तो आपको ये नील आंदोलन के बारे में समझ में आ गया। उसके पहले जो हमने पढ़ा कि क्या कारण था कृषि की निर्धनता का, वो भी समझ में आ गया। तो समझिएगा तभी याद रहेगा। दूसरा देखते हैं पाबना विद्रोह। नील विद्रोह तो हमने देख लिया, पाबना विद्रोह देखते हैं 1873-76, 1873 से 76। वो कहाँ था, नील आंदोलन 1859 से 60 बंगाल में सबसे पहले। अब देखिए पाबना में क्या, जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक करारोपण, मतलब कर जो था ना टैक्स, उसका एक कानूनी सीमा होता है, अभी भी है कि आपको 2 से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है, 5 से 10 लाख 10% टैक्स देना है। तो आज भी है। तो वो कानूनी दायरा से ऊपर जाके क्या करते थे, अपने मर्जी से किसानों के कर का जो है दर बढ़ा देते थे, टैक्स बढ़ा देते थे। इस पर क्या हुआ, किसान संघ की स्थापना हुई और किसान संघ द्वारा विरोध और हड़ताल प्रदर्शन शुरू हो गए। जमींदारों द्वारा क्या किया गया, संघ पर मुकदमा कर दिया गया। जमींदार जो थे वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, क्योंकि टैक्स से उनको ज़्यादा फायदा होता था। तो इधर से भी लोगों ने क्या कर दिया, न्यायालय में पहुंच गए, मुकदमा चलने लगा दोनों तरफ से। उससे भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हिंसक वारदातें हुई, हिंसक वारदातें नाम मात्र हुई। मतलब किसान भी नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लेकिन हिंसक वारदातें हुई, नाम मात्र हुई, लेकिन ज़्यादातर मामले केवल कानूनी लड़ाई पर निर्भर थे। जमींदारों ने किसानों की संगठित शक्ति देख समझौते की पेशकश थी। अब जमींदारों को लगा कि किसान झुकेंगे नहीं, ये पाबना विद्रोह की बात हो रही है। किसानों की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर भी हुई, लेकिन बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का समर्थन उनको प्राप्त था। किसानों को कौन कौन लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब इत्यादि जो है बड़े बड़े लोग इस पाबना विद्रोह का समर्थन कर रहे थे। ऊपर से एक और बहुत अच्छी चीज़ थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों किसानों का मिलकर संघर्ष हो रहा था। तो इस प्रकार जो है अंततः जमींदारों को क्या करना पड़ा, जमींदारों को समझौता करना पड़ा और कर की दर फिर से कानूनी दायरे के अंतर्गत आ गई। तो पाबना विद्रोह भी समझ गए। देखिए समझना है ना। आते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, दक्कन कहाँ है, महाराष्ट्र के पास है। एक व्यवस्था आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मनरो के समय में। टॉमस मनरो के समय में 1820 में ही रैयत व्यवस्था में आई थी। तो रैयत व्यवस्था में क्या होता था, ये लोग धीरे धीरे कर को बढ़ाते जा रहे थे। तो रैयत वाली व्यवस्था में क्या हुआ,
भारी कर लगाया गया। कब कितना कर था? लगभग 33 से 55%। सोचिए, इतना कर देना पड़ता था। कपास के कीमतों में भारी गिरावट आई। कपास के कीमतों में भारी गिरावट आई। किसानों ने क्या किया? अब गिरावट आई तो उनको दाम कम मिलने लगा। अब किसानों ने क्या किया? सामाजिक बहिष्कार किया। सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? सामाजिक बहिष्कार की मतलब जो लोग जो काम करने वाले थे सबने अपना अपना काम छोड़ दिया। जो लोग पुलिस का काम करते थे उन्होंने छोड़ दिया। एक तरह का असहयोग टाइप का, है ना। सामाजिक बहिष्कार किया और किसानों द्वारा दंगे भी हुए। किसान ने बहुत दंगा भी किया। अंततः 1879 में क्या हुआ? दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया, जिसमें किसानों के समर्थन में, किसानों के पक्ष में बहुत सारे फैसले हुए। जैसे कि क्या हुआ? करों की दर को कम किया गया, कपास के दाम निर्धारित किए गए, है ना। तो इससे जो है आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो ये दक्कन विद्रोह था। तो हमने पढ़ा कौन सा? नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, तीनों के बारे में हम लोग ने जान लिया। एक बार बस ऐसी वीडियो को आप ऐसे देख लीजिएगा ना, तो आपको सारी चीज़ें याद हो। देखने के बाद मैं कहूँगा कि आप तुरंत जो है लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपको लगभग याद हो जाएगा, आपके नोट्स तैयार होंगे। और प्लीज़ जब लिखिएगा तो इस बुक को अपने पास रखिएगा, इससे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तब नोट्स पे जाइएगा। बहुत अच्छा लगेगा, एकदम लगेगा एकदम मलाई मक्खन की तरफ सारा पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आया दूसरा नंबर जो टॉपिक था 1857 के पश्चात किसान आंदोलन का परिवर्तित चरित्र। 1857 की जब क्रांति हुई तो बहुत सारे किसानों को समझ में आ गया था कि अंग्रेजों को हिलाया जा सकता है, अंग्रेजों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा सकता है, अंग्रेजों से लड़ाई की जा सकती है। तो किसान जो है मुख्य शक्ति के रूप में उभरे 1857 की लड़ाई की वजह से, विद्रोह की वजह से। सभी मांगे जो है किससे संबंधित थी? आर्थिक समस्या से संबंधित थी। इन्हें ये नहीं कहते थे कि आप देश छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कहते कि देश को आज़ाद करना है, ये कहते थे कि हमारी समस्या जो है आर्थिक, बस उसे आप सुलझाइए। मुख्य शत्रु कौन कौन से थे? तो देखिए, विदेशी मकान मालिक, देसी जमींदार, महाजन और सूदखोर। अब बताइए, इसमें अंग्रेज कहीं नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ तो इनकी लड़ाई ही नहीं थी। देश के लिए तो किसानों की लड़ाई ही नहीं थी। किसानों की लड़ाई थी भाई हमें बस अपना सही दाम दे दीजिए, हमसे कम टैक्स लीजिए, हमको मालामाल कीजिए। ये देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, मतलब राष्ट्रवाद से इनको ज़्यादा मतलब नहीं था। इनके दुश्मन कौन कौन से? विदेशी बगान मालिक थे, देसी जमींदार थे और महाजन थे, सूदखोर थे। आंदोलन जो है सीमित उद्देश्य, वही बात हो गई, सीमित उद्देश्य के लिए था तथा व्यक्तिगत समस्या से संबंधित था। उपनिवेशवाद का विरोध नहीं, वही बात मैंने जो पहले बताया, अंग्रेजों का कोई विरोध नहीं कर रहा था। सीमित प्रसार क्षेत्र, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में चाहते थे सुधार हो जाए। किसान कानूनी तरीके के पक्षधर थे, किसान चाहते थे कि कानूनी तरीके से जो है मामला सुलझ जाए। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। क्या क्या दुर्बलताएं थी? तो दुर्बलता क्या थी इसकी? 1857 के बाद जो किसान आंदोलन में परिवर्तन आया उसकी दुर्बलता यही थी कि उपनिवेशवाद को समझने में असक्षम थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेज को भगा देंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उपनिवेशवाद की जो कूटनीति थी, अंग्रेजों की कूटनीति थी, उसको किसान नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद नई विचारधारा का अभाव था। सब जो है पुरानी तरीके से, परंपरागत तरीके से अपना खेती करना चाहते थे और उससे जो है अच्छा इनकम और कम कर देना चाहते। नई बात किसी के दिमाग में नहीं आती थी। सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि अंग्रेजों से हम सीधे नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वो जो है क्या करते थे? कानूनी तरीकों को अपनाते थे। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव था। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि विश्वास की कमी थी, खुद पे विश्वास नहीं था। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर, 20वीं शताब्दी में कृषक आंदोलन। देखिए क्या हुआ, 19वीं शताब्दी की तुलना में अधिक प्रभावी, संगठित, व्यापक और सफल रहा, क्योंकि धीरे धीरे किसानों को बुद्धि आ रहा था और वो अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे। कृषक आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई थी। 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ी बात क्या हो गई? कृषक आंदोलन किससे जुड़ गया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। अब ये लड़ाई केवल किसानों की समस्या की नहीं थी, अभी लड़ाई देश की समस्या थी। किसानों का तन मन धन से समर्थन था। किसान पूरी तरह समर्थित थे, वो चाहते थे कि देश आज़ाद हो, क्योंकि जुड़ गया। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और किसान दोनों एक साथ जुड़ गया। देखिए, किसान सभा आंदोलन की स्थापना हुई। इसका कारण क्या था? जमींदारों का। देखिए, सब जगह लगभग वही आता है, तो कुछ मोटे मोटे कारण आप लोग याद रखेंगे तो कहीं भी उसका जिक्र कर सकते हैं। देखिए, जमींदारों का उत्पीड़न। देखिए, किसानों की बात आए तो ये सब, आदिवासियों की बात आए तो उनके जंगल में जाके रहना, उनकी भूमि को अधिग्रहण करना, उनका शोषण करना, वही सब चीज़ होता है।
तो किसान सभा आंदोलन में क्या कारण क्या था? जमींदारों का उत्पीड़न, लगान की ऊंची दर, भूमि से बेदखली, अवैध कर, नजराना और किसानों की दयनीय स्थिति, ये सब कारण थे जिसकी वजह से किसान सभा आंदोलन करना पड़ा। 1918 में गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की गई। क्यों की गई, नीचे हम लोग कारण देख चुके हैं। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। 1921 में किसान सभा आंदोलन क्या हुआ, हिंसक रूप सामने आया। अवध मालगुजारी रेंट संशोधन लागू होने से आंदोलन जो है कमज़ोर हो गया। इसमें क्या हुआ, सब कुछ फिर से कम कर दिया गया, तो आंदोलन का कोई कारण नहीं रह गया। 1921 से अंत तक जो है आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये 20वीं सदी में जो कुछ आंदोलन हुए थे उनके बारे में हमने जिक्र किया। कुछ और आंदोलन के बारे में जानते हैं, प्रमुख आंदोलन के बारे में। जैसे देखिए एका आंदोलन, एका मतलब एकता, एका आंदोलन इसका नाम यही है कि एकता से संबंधित है। ये 1921 में ये शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले में। कहाँ कहाँ हुआ था एक आंदोलन? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में। कारण देखिए, कारण जरा देखिएगा, लगान की ऊंची दर, राजस्व वसूली में जमींदारों की दमनकारी नीति और बेगार की प्रथा। बेगार मतलब जमीन छीन के उनको बेगार बना दीजिए, है ना। तो ये सब कारण थे। एका आंदोलन में एकता की शपथ किसानों द्वारा ली जाती थी। क्या क्या शपथ ली जाती थी कि जमीन नहीं छोड़ेंगे, भूमि नहीं छोड़ना है, बेगार से इनकार, बेगार नहीं बनना है, अपराधियों से संबंध नहीं रखना है और पंचायत का निर्णय स्वीकार करना है। ये 4 तरह का शपथ जो है एका आंदोलन में लेते थे, इसलिए इसका नाम एका आंदोलन है। एक तरीके से एकता से मिलजुल कर ये लोग शपथ लेते थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो नीचे तबके के किसान। अब देखिए, बड़े किसान थे उनको तो ज़मीन से छीना नहीं जाता था, छोटे के पास तो होता ही नहीं था। मिडिल क्लास के जो रहते थे, मध्य वाले, मध्यवर्ती, वही फंसते थे। तो नीचे तबके के किसान, मदारी, पासी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जातियों द्वारा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ी जातियों द्वारा 1922 के अंत तक सरकार द्वारा क्या कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। ये प्रश्न आता है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल के मालाबार तट पर, लगभग अगस्त 1921 में। क्या हुआ? तो स्थानीय किसानों को मोपला कहा जाता था, स्थानीय मोपला किसानों द्वारा हुआ। ठीक, अधिकांशतः किसान मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। तो ये एक रोष का कारण था, लेकिन ये बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण क्या था? लगान की उच्च दर, नजराना और दमनकारी नीति। सब जगह देख रहे हैं, एक कॉमन जैसा आपको कारण लग रहा होगा, एक कारण जो है कॉमन जैसा आपको लग रहा होगा। विशेषता की थी क्या था इसका? मोपला विद्रोह का विशेषता क्या था? तो राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ इसका सीधा संबंध था। खिलाफत आंदोलन का इसमें समर्थन हुआ था और गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद का समर्थन था। सरकार द्वारा 1921 में क्या हुआ? निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। देखिए, यहाँ तक इसकी विशेषताएं थी। गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, इन सब बड़े बड़े लोगों का समर्थन था। राष्ट्रवादी आंदोलन का एक रूप था ये, और खिलाफत आंदोलन का इसमें समर्थन किया था। गांधी जी भी आए थे, वो भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। प्रश्न बार बार आता है कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे थे? तो वो देख रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता को। सरकार द्वारा 1921 में क्या हुआ? एक निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा मतलब आज्ञा का निषेध करना, है ना, ये अधिनियम लागू हुआ। इसमें क्या हुआ? सभाओं पर रोक लगा दी गई, सभा नहीं कर सकते। सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ से जो है ये कारण होने से आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। आंदोलन ने क्या कर लिया? हिंसक रूप धारण कर लिया। हिंसक रूप का एक और बहुत बड़ा कारण था कि वो प्रमुख नेता थे मुदलियार। एक प्रमुख नेता थे किसानों के, मुदलियार, मोपला के। उनकी गिरफ्तारी हेतु सेना का 1921 में मस्जिद में प्रवेश। सेना को कहीं से खबर मिली थी कि नेताजी जो हैं, वो मुदलियार जी, वो मस्जिद में छुपे हुए हैं। तो सेना जूता उता पहनिए के जो है हथियार लेके मंदिर में घुस गई। इसे जो है मोपलाओं ने अपना अपमान माना, धार्मिक अपमान माना, और धर्म की आग बहुत बुरी होती है। ये पूरी तरह से हिंसक हो गया। जितने भी बदनाम जमींदार थे सबको निशाना बनाया गया। उनको लगा कि उन भ्रष्ट जमींदारों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको निशाना बनाया। सरकार के दबाव में क्या हुआ? सरकार ने हिंदुओं पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सरकार की नीति थी फूट डालो राज करो। सरकार की नीति क्या थी? फूट डालो राज करो। तो देखे थे मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो उन्होंने क्या किया, और देखा जमींदार हिंदू हैं, तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को समर्थन में ले लिया। कुछ जमींदार समर्थन में आए, उनके साथ कुछ हिंदू भी समर्थन में आ गए। अब आंदोलन का चरित्र जो है क्या हुआ? बदल गया। अब ये धार्मिक आंदोलन टाइप का हो गया, धर्म से संबंधित। अब हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो गई। भारी संख्या में धर्म परिवर्तन हुए तथा हत्याएं हुई।
राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए। क्योंकि क्यों हुए? अब गांधी जी या मौलाना आज़ाद और शौकत अली ये लोग क्यों रहेंगे भाई? क्योंकि आप लोग मार काट, अब स्थिति मार काट पे चली आई थी, धर्म परिवर्तन पे चली आई थी, स्थिति बिगड़ चुकी थी। तो राष्ट्रवादी नेता जो थे वो आंदोलन से क्या हो गए? अलग हो गए। 1921 तक सरकार द्वारा इसे पूरी तरह दमन कर दिया गया। मोपलाओं का मनोबल टूट गया, मोपलाओं को नेता गिरफ्तार कर दिया गया या तो उन्हें फांसी दे दी गई, और पूरी तरह से सरकार ने जो है क्या किया? कठोर दमनकारी नीति अपनाई, सबको गोली मारी, बीच चौराहे पे लटकाया, पैर पे लटकाया, मारा। तो ये दमनकारी नीति से क्या हुआ? मोपलाओं का मनोबल टूट गया और आंदोलन खत्म हो गया। तो ये मोपला विद्रोह था। आशा करूँगा मोपला विद्रोह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कम शब्दों में ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब थोड़ा देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है सब इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाए कुछ कृषक आंदोलन के बारे में तो आपको कम से कम 5-7 इंपॉर्टेंट कृषक आंदोलन मालूम रहेंगे, तो अच्छा खासा आप 400-500 वर्ड में लिख सकते हैं। भारत के में जो है राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का पदार्पण। गांधी जी पहली बार आए बारदोली सत्याग्रह में। बिहार में तो खैर चंपारण में आए थे। गुजरात के सूरत जिले में एक गांव था बारदोली। बारदोली एक प्रांत था। 1926 में भू राजस्व में क्या हुआ? 30% की बढ़ोतरी के साथ स्थिति क्या हो गई? स्थिति तनावपूर्ण कब से हुई? टेंशन में कब लोग आए? जब 1926 में भू राजस्व की दर को 30% क्या किया? बढ़ा दिया गया। सरकार द्वारा बारदोली जांच आयोग गठित की गई। इससे तनावपूर्ण होने से सरकार को अब लगा कि नहीं, जांच होनी चाहिए। 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। ये जो थे वल्लभ भाई पटेल, ये बारदोली में नेतृत्व करते थे, लीडर थे, और लीडर को सरदार भी बुलाता है। डाकुओं के सरदार को देखते हैं, सरदार, मुख्य जो आदमी होता है उसको सरदार बुलाया जाता है। तो महिलाओं ने कहा कि आप ही हमारे सरदार हैं, अब आप ही हमारे नेतृत्व करता है, आप ही हमारे लीडर हैं। तो सरदार की उपाधि किसने दी? महिलाओं ने दी। किसकी? बारदोली की महिलाओं ने। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू हुआ। सरकार जो है सरदार पटेल द्वारा पूरे प्रांत को 13 छावनी बांट दिया गया। इसलिए बांटा गया ताकि छोटे छोटे क्षेत्र रहेगा तो आंदोलन करने में सुविधा होगी। तथा सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया। और बौद्धिक संस्था में योग सिखाया था, मन को काबू करना और किस तरह से हमें जो है लड़ना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये बौद्धिक संस्था की भी स्थापना इन्होंने की थी। सत्याग्रह पत्रिका प्रदर्शन किया, 13 छावनी में बांटा और इन्हें जो है क्या किया गया? सरदार की उपाधि दी गई। कैसे चल रहा है अभी मैटर? उसके बाद के.एम. मुंशी एवं लालजी नारंगी ने क्या किया? विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा के बड़े नेता थे, इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। 1928 तक आंदोलन पूर्ण सक्रिय रहा। बम्बई में रेलवे हड़ताल भी हुई। गांधी जी भी जो है अब दौरे दौरे जो है कहाँ पहुँचे? बारदोली। क्यों पहुँचे? क्योंकि उस समय बात चल रही थी, एक आदेश इशू हुआ था कि सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल वही सबके जड़ है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश पारित हुए। तो गांधी जी को लगा कि कहीं ये आंदोलन ठप ना हो जाए, तो लीडर के बिना, सरदार के बिना, नेतृत्वकर्ता के बिना, तो गांधी जी जो है भागे भागे 2 अगस्त 1928 को कहाँ पहुँचे? बारदोली पहुँचे। अब सरकार ने देखा कि नहीं, अब नहीं थमने वाला है, तो उन्होंने जांच कमेटी गठित की और जांच कमेटी ने बढ़ोतरी को जो है गलत तथा अन्यायपूर्ण बताया। तब जाके देखिए क्या परिणाम आया। राजस्व की दर 30% से घटाकर 6.06% कर दी गई। तो देखिए कैसे जो है बारदोली शुरू हुआ, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, आयोग समिति गठित हुई, क्यों हुआ? 30% बढ़ा दिया गया था, सूरत जिले में था, गांधी जी का पदार्पण हुआ। इसमें यहाँ पे क्या हुआ? सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बौद्धिक संस्था की स्थापना की, उनकी गिरफ्तारी की बात चली, तो क्या हुआ? गांधी जी बारदोली पहुंच गए। बड़े बड़े नेता के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी जो विधानसभा सदस्य थे, त्यागपत्र दे दिया, है ना। और जब जांच समिति ने क्या कहा, बताया इसको गलत और अन्यायपूर्ण, किसको? बढ़ोतरी को। और बढ़ोतरी हो गई, घटोतरी पे बढ़ोतरी 30% से कहाँ चली आई? 6.06% पे। तो समझ में आ गया कितना आसान था। अब हमारा टॉपिक है 1930 से 40 के कृषक आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है। 1930 से 40 के मध्य जो कृषक आंदोलन हुए उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो है निर्धन कृषक वर्ग पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी में सबसे ज़्यादा जो है ना आम आदमी पिसता है। तो क्या हुआ? तो कुछ आंदोलन चलाया गया, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था? टैक्स तथा लगान न देने का आह्वान किया गया। किसान आंदोलन की मांग क्या थी? कर कटौती, गैर कानूनी वसूली,
बंद किया जाए, बेगार की समाप्ति हो, जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति मिले और ऋण बोझ में कमी आए। तो ये कुछ मांगे थी जिसकी वजह से किसान आंदोलन हो रहे थे। कारण क्या था कि ये आंदोलन होने का? 30 से 40 के बीच में आंदोलन का इतनी तेज़ी से भड़कने का कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण था कि सबसे बड़ी चीज़ कि युवा और जुझारू कार्यकर्ता थे, ज़्यादातर यंग लोग इसमें थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब ये धीरे धीरे थमने लगा तो लोगों ने क्या किया, उसी ऊर्जा को किस में लगा दिया? किसान आंदोलन में। 1937 के चुनाव परिणाम से क्या हुआ? कांग्रेस को बहुमत मिला और इससे किसानों को बल मिला, क्योंकि किसान जानते थे कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संस्था है, तो कांग्रेस से उनको बहुत सहायता मिलनी थी और कांग्रेस ही बहुमत में आ गई। तो इससे क्या हुआ? किसान आंदोलन को बहुत बल मिला। देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्याय 31 है, पेज नंबर 255 से 261 तक है, तो पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जब मैं समरी लिखता हूँ, यहाँ मैंने देखिए लिखा था भारत में शिक्षा का विकास। बस मैं आपसे एक मिनट लूँगा, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं लिखना भूल गया था। 31 क्या था? कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन ये 1857 से 1947, पेज नंबर का है 255 से 263। आसान है, 255 से 263। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया। हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको जल्दी ही। आगे चलते हम लोगों ने पढ़ा था 260 पेज तक। अब देखिए क्या हुआ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया किस तरह से जो है बल मिला किसान आंदोलन को 1930 से 40 के दशक में। आगे देखते हैं प्रांतों में किसानी गतिविधियाँ। प्रांतों में जो है दो किसान आंदोलन बहुत ही फेमस है और जिनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है जब किसान आंदोलन का जिक्र आता है। पहला देखिए केरल में जो हुआ था, कई प्रांतों में हुआ था। तो पहले हम लोग देख ले केरल में जो हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? 1937 के चुनाव में जमींदारों की पराजय हुई, क्योंकि हर जगह से तो कांग्रेस ही जीती थी। इससे किसानों का मनोबल और बढ़ गया। 1933 में, उससे पहले क्या हुआ था कि NG रंगा द्वारा भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसमें जो है PC जोशी, अजय घोष, RD भारद्वाज ने क्या किया था? किसानों को अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। किसानों को ये पता चलने लगा कि कैसे जो है घाटा हो रहा है, किस तरह से धन जो है बाहर जा रहा है, कैसे जो है राजनीति करनी है, क्या क्या करना है, बहुत कुछ। क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र जो है PC जोशी, अजय घोष, RD भारद्वाज जैसे व्यक्ति उनके बारे में उनको पढ़ा रहे थे। हर बार क्लास चलता था सप्ताह में 2 दिन। बिहार में सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यानंद नेताओं द्वारा योग्य नेतृत्व मिला। 1935 में क्या हुआ? प्रांतीय किसान सभा की गठन हुआ। यह आंदोलन स्वतंत्रता तक चलता रहा। तो बिहार में कुछ है, ये गतिविधियां हैं, ये आंदोलन में नहीं बता रहा हूँ। इसके हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में 2 महत्वपूर्ण आंदोलन का जिक्र करेंगे। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में नौजवान भारत सभा की गठन किया गया। कीर्ति किसान कांग्रेस तथा अकाली दल की मुख्य भूमिका रही। ये सब ऐसे संस्था थे जिन्होंने किसानी गतिविधियों को जारी रखा। मुख्य निशान जो है पंजाब, मुख्य निशान जो थे वो कौन थे? मुख्य निशाना है पंजाब के जमींदार थे। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखपुरा जो है मुख्य केंद्र थे। तो ये पंजाब का है, प्रांतियों में कैसे गतिविधियाँ चल रही थी। अब हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कृषक आंदोलन जो हुए, तो हम लोग 2 देखेंगे। एक देखेंगे तेभागा आंदोलन और एक देखेंगे तेलंगाना आंदोलन। दोनों लगभग एक जैसे आपको लगेंगे, लेकिन जरा समझिएगा इनको ध्यान से। तेभागा मतलब 3 भाग आप लीजिए, है ना, और मतलब 1/3 भाग आप लीजिए, 2/3 भाग हम लेंगे। देखिए तेभागा मतलब 2/3 याद रखिए, है ना। बंगाल का सबसे प्रमुख आंदोलन में से ये एक है तेभागा आंदोलन। मुख्य भूमिका किसकी थी? बंगाल किसान सभा इसमें मुख्य भूमिका था। क्या मांग थी? 2/3 भाग हेतु मांग थी। अब इसी में कहानी लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत ये लगेगा, लेकिन मेन चीज़ों को हमें यहाँ रख देना है। क्या हुआ था? सबसे प्रमुख आंदोलन था, मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा की थी और 2/3 भाग हेतु इसमें मांग की गई थी। किसान उपज को क्या करते थे? अपने घर ले जाते थे। अब क्या था कि
अंग्रेज़ों ने कहा कि हमको तो 50% चाहिए। उन्होंने कहा 50% नहीं देंगे, 30% बहुत है, 1/3 दे देंगे मैक्सिमम, 2/3 अपने पास रखेंगे। नहीं हुआ तो किसान क्या करते, अपने मर्जी से जो है अनाज लेके अपने घर चले जाते थे। बंगाल के कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला था। महिलाओं द्वारा इसमें बृहत स्तर पे भाग लिया गया था और नेतृत्व किया गया था। कई स्थानों पर तो पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि महिलाएं भी इस प्रतिभागा आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। उसके बाद स्वाधीनता पश्चात भी आंदोलन चलता रहा था। एक ऐसा आंदोलन था जो आज़ादी के बाद भी 1949 के जब तक बरकरार अधिनियम नहीं चलाया तब तक ये जारी रहा था। मुख्य केंद्र कहाँ था इसका? जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, रंगपुर, संदेशखाली, काकद्वीप और सोनारपुर और 24 परगने के सुंदरवन का क्षेत्र। तो लगभग बंगाल के सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे, ये आप लोग कुछ क्षेत्रों का नाम ध्यान में रखिएगा, ये सब तेभागा आंदोलन के केंद्र थे। तो समझ गए, तेभागा में मेन ये है 2/3 हिस्सा, ठीक है ना। और महिलाओं ने भी भाग लिया। बड़ा आंदोलन में से एक आंदोलन था। किसान उपज को अपने मन से घर ले जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन था। महिलाओं ने भी भाग लिया। कई जगह हिंसक झड़प हुई और आज़ादी के बाद तक ये आंदोलन चलता रहा। और मुख्य केंद्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग ने 10 लाइन में इसको पढ़ लिया। 10 छोटे छोटे लाइन लिखिएगा तो इतना सा पैराग्राफ होगा, लेकिन कितनी सारी बातें समझ में आई। हमें बस करक समझना होता है, उसके अंदर की बात समझ लेंगे तो लिखने में आसान रहेगा। तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना देखिए क्षेत्र उस समय अलग नहीं हुआ था, वो आंध्र प्रदेश में ही था। तो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गुरिल्ला कृषक युद्ध इसी में हुआ था। याद रखिएगा, इस चीज़ को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गुरिल्ला कृषक युद्ध कौन से आंदोलन में देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन में देखने को मिला। इसमें 3000 गांव और 30 लाख लोग प्रभावित हुए इस आंदोलन से। देखिए कितना बड़ा आंदोलन था। 3000 गांव इन्वॉल्व थे, 30 लाख लोग इन्वॉल्व थे। तेलंगाना आंदोलन याद रखिएगा। क्या क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कारण था इसका, जरा देखते हैं। क्यों भैया इतना बड़ा आंदोलन कर दिया गया? कारण पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। जो स्थानीय देशमुख थे, स्थानीय देशमुख मतलब ये लोग बड़े लोग थे, बड़े जातियों के लोग समझ लीजिए, बड़े व्यापारी समझ लीजिए, ने क्या किया? पटेल भी व्यापारी थे तथा पटवारी भी व्यापारी थे। इन सब की मिली भगत से जो है अधिकांश उपजाऊ भूमि पर इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, गलत पेपर बनवा के, अंग्रेजों की सहायता से, बड़े बड़े साहूकारों की सहायता से। साहूकार में तो यही लोग थे, देशमुख थे, पटेल थे, पटवारी थे, यही लोग जमींदार थे। इनको स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस का भी संरक्षण था। मतलब अगर यहाँ से ज़मीन हड़पने पर जब पुलिस के पास जाते थे किसान, तो वहाँ भी कोई गुजारा नहीं होता था। अत्याचार से तंग आकर किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह। उनके सामने विद्रोह को छोड़कर और कोई विकल्प नहीं था। स्थानीय कम्युनिस्ट और मझोले किसान यानी मीडियम क्लास के किसान तथा कांग्रेस का संगठन भी इसमें शामिल हो गया। गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई गई इसमें बड़े स्तर पे। गुरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई गई, छुप छुप के मारना। 1946 में देशमुख की जो है गांव के उग्रवादियों ने द्वारा हत्या कर, कुछ देशमुख यहाँ देशमुख मतलब कुछ देशमुख जो थे लोग, बड़े लोगों को क्या किया उग्रवादियों ने? उग्रवादी कौन बन गए? किसान ही बने होंगे, क्योंकि विद्रोह करना था उनको। और गुरिल्ला युद्ध लोग कर रहे थे, मतलब छुप छुप के पकड़ के मारना था, किडनैपिंग करके मारना था। तो क्या किया उन्होंने? कुछ देशमुखों की हत्या कर दी। देशमुखों पर लाठी, पत्थर, लाल मिर्च पाउडर द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अब सरकार द्वारा आंदोलनकारी के प्रति जो है निर्दयतापूर्वक रुख अपनाया गया। वही किया गया, बीच चौराहे पे लटकाना, फांसी दे देना, गोली मार देना, एकदम निर्दयतापूर्वक रुख अपनाया गया। 1947 से 48 के बीच में आंदोलन चरम पे था। जिस समय भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस समय तेलंगाना आंदोलन था चरम पे था। लेकिन उस समय घटना क्या हुई कि हैदराबाद विलय के संदर्भ में सेना के हस्तक्षेप से आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। अब क्या हुआ कि देश तो आज़ाद हो गया था, अब अंग्रेज नहीं थे, साहूकार तो कमज़ोर साहूकार चुपके दुबके पड़े हुए थे, देशमुख पटेल ये लोग छुप के अपने घरों में थे। क्योंकि हैदराबाद की बात चल रही थी कि पाकिस्तान में जाएगा, तो हैदराबाद को क्या किया गया? सरकार ने सेना भेजा गया और सैन्य व्यवस्था करके, सैन्य नीति अपना के जो है सेना के बल पर जो है ज़बरदस्ती हैदराबाद को मिलाया गया था। तो जब सेना पहुंच गई तो किसी प्रकार का कोई आंदोलन वहां नहीं हो पाया, कर्फ्यू लागू हो गया, है ना। तो उसी की वजह से जो है आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। उधर से पटेल, देशमुख ये लोग दब गए, इधर किसान दब गए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तेलंगाना आंदोलन समझ गए, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी इसकी
क्या उपलब्धि थी कि गुरिल्ला छापामारों का जो है नियंत्रण था इस पे, पूरे आंदोलन में गुरिल्ला छापामारों का पूर्ण नियंत्रण था आंदोलन पे। बेगार प्रथा बिल्कुल तरह से समाप्त कर दी गई, खेतिहर किसानों की मजदूरी को बढ़ा दिया गया, अवैध रूप से कब्जा हुई जमीन को वापस कर दिया गया और लगान की दर में फिर से संशोधन हुआ। सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई तथा हैजा उस समय फैला था, उसके नियंत्रण हेतु सरकार ने नए नए कदम उठाए। ये सब क्यों हुआ, इतना पॉजिटिव चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जा चुके थे और देश में हमारी सरकार आ चुकी थी, कांग्रेस की सरकार। उसके बाद क्या हुआ, महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुए और भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की गई। अब लोगों को लगा कि आंदोलन करके हम लोग आंध्र प्रदेश को अलग ही करवा लेते हैं भाषा के आधार पे, तो इसका एक बेस तैयार हो गया। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें, अगर आपकी चीज़ों को नहीं भी याद कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। किसान, अब हम लोग ओवरऑल जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोग किसान आंदोलन की मुख्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। किसानों की क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या उन्हें मिला। तो देखिए, स्वाधीनता के उपरांत किए गए कृषि सुधार एवं हेतु अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। मतलब जितना कृषि सुधार हुआ उस सबके लिए उनको जो है ये सब करने से जो है उनको ये सरकार को भी ये पता चल गया कि कौन कौन से सुधार करेंगे कृषि में तो किसान खुश रहेंगे। मतलब कृषि में जो सुधार होने थे उसका एक अनुकूल वातावरण तैयार हो गया, उसके फेवर में एक वातावरण तैयार हो गया। उसके बाद भूस्वामी, अब भूस्वामी का अर्थ यहाँ किसान कहा जाने लगा। तो भूस्वामी यानी किसानों को अनेक वास्तविक अधिकारों से अवगत कराया गया। किसानों को कई अधिकार दिए गए क्योंकि ज़मीन नहीं छीनी जा सकती है, उनसे लगान दर अधिक नहीं लिया सकता है, या फिर मंदी के समय या फिर कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उसके समय उन पे अत्याचार नहीं किया सकता है, उनसे ज़बरदस्ती कर नहीं लिया सकता है। आज भी ये नियम लागू है, आज भी सरकार छूट देती है। तो उनके वास्तविक अधिकार से उन्हें परिचित कराया गया। आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा में अवलंबित थे, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा से ही प्रेरित थे। सभी क्षेत्रों की प्रकृति लगभग समान थी, सभी क्षेत्रों में लगभग एक जैसा ही, आपने देखा होगा, मांग लगभग समान था और किसानों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो ये 5 जो है उपलब्धियां थी किसान आंदोलन की। सबके बारे में डिटेल में चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा किताब जरूर इसको रखिए, ध्यान से पढ़िए एक एक टॉपिक को, उसका मेरा नोट्स देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार में आपको सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, याद होगी। आप किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, किसी से इसके बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ये पूरी मोटी किताब आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स बना के उसको समझ जरूर सकते हैं। तो ये खत्म हुआ आज का अध्याय। अगला अध्याय में देखिए मैं लिख रखा है अध्याय 32 भारतीय श्रमिक वर्ग का आंदोलन। तो 35-36 चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये पूरा नोट्स बन चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा प्रतिक्रिया में आपकी, और आपकी क्या सलाह है वो भी मुझे दीजिएगा ताकि इसके ख़त्म होने के बाद मैं उसको शुरू कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।